प्रेरणा की जहरीली साजिश में फंसकर राही का बड़ा फैसला। अनुपमा को छोड़ हमेशा के लिए चली घर से दूर। अनुपमा की जिंदगी में आए इस नए भूचाल ने द्वारका की उस चौल की नींव हिलाकर रख दी है, जहां अब तक सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। शो के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक ऐसा इमोशनल एक्सीडेंट देखने को मिलने वाला है जिसकी भरपाई शायद अनुपमा कभी ना कर पाए। राही, जो बहुत मुश्किल से अपनी मां के करीब आ रही थी, अब एक बार फिर नफरत की आग में जलकर हमेशा के लिए अनुपमा को छोड़कर जाने का फैसला ले चुकी है। इस पूरे फसाद की जड़ है प्रेरणा, जो राजनी की बेटी होने के साथ साथ एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी भी है। मैं पूजा, आपके चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर इस बात का खुलासा कर रही हूं कि प्रेरणा को चौल में लाने का राजनी का मकसद सिर्फ पेपर्स हथियाना नहीं, बल्कि राही यानी आध्या की जगह लेना है। राजनी ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से सिखा पढ़ाकर भेजा है कि उसे अनुपमा के सामने आदर्श बेटी और संस्कारी बहू जैसा बर्ताव करना है, ठीक वैसा जैसा अनुपमा हमेशा से चाहती थी। प्रेरणा ने आते ही अनुपमा के पैर छूना, चौल के काम में हाथ बटाना और मीठी बातें करना शुरू कर दिया है, जो राही के गुस्से वाले स्वभाव के एकदम विपरीत है। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब चौल में एक पूजा का आयोजन होता है। अनुपमा, जो स्वभाव से ही ममता की मूरत है, वो प्रेरणा के इस दिखावे को सच मान बैठती है। उसे लगता है कि प्रेरणा कितनी समझदार और सुलझी हुई लड़की है। इसी बात का फायदा उठाते हुए प्रेरणा राही के दिमाग में जहर घोलना शुरू करती है। जब अनुपमा रसोई में सबके लिए प्रसाद बना रही होती है, तो प्रेरणा जानबूझकर राही के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ को तो मेरे जैसी बेटी चाहिए थी, जो उनकी हर बात माने, ना कि तुम्हारे जैसी जो हर वक्त उनसे झगड़ती रहे। राही, जो पहले से ही अपने अतीत और अनाथालय के दिनों के कारण इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा से जूझ रही थी, इन बातों को दिल पर ले लेती है। ड्रामा क्वीन पूजा की होस्ट होने के नाते मैं आपको बता दूं कि राही को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वो देखती है कि अनुपमा प्रेरणा के बनाए खाने की तारीफ कर रही है और उसे अपने हाथों से खिला रही है। राही को ये नहीं पता कि अनुपमा सिर्फ मेहमान नवाजी कर रही है। उसे लगता है कि उसकी माँ का प्यार बट गया है। माहौल तब और गर्मा जाता है जब राजनी एक चाल चलती है। वो जानबूझकर अनुपमा के सामने राही की बुराई करती है कि राही को तो बात करने की तमीज नहीं है, देखो मेरी प्रेरणा कितनी शांत है। अनुपमा राही का बचाव करने ही वाली होती है, लेकिन तभी प्रेरणा बीच में बोल पड़ती है और अपनी माँ को चुप करा देती है, ये दिखाते हुए कि वो अनुपमा का कितना सम्मान करती है। अनुपमा इस बात से इम्प्रेस हो जाती है और राही को कहती है कि देखो राही, प्रेरणा से कुछ सीखो, बड़ों का आदर कैसे करते हैं। अनुपमा का ये एक वाक्य राही के दिल पर किसी खंजर की तरह लगता है। उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जब पाखी या तोशू की वजह से उसे डांट पड़ती थी। राही को लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वो वहां से रोते हुए भाग जाती है, लेकिन अनुपमा उसे रोकने के बजाय मेहमानों यानी प्रेरणा और राजनी में व्यस्त रहती है। राही के मन में ये बात घर कर जाती है कि अब अनुपमा की उसे जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे एक परफेक्ट बेटी मिल गई है। राही अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन इस बार वो चिल्ला नहीं रही, बल्कि खामोश है। ये खामोशी आने वाले तूफान का संकेत है। इसी बीच प्रेम कोठारी, जो राही की आंखों में छुपे दर्द को पढ़ने वाला एकमात्र इंसान है, उसे रोकने की कोशिश करता है। प्रेम राही को समझाता है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है, प्रेरणा नाटक कर रही है। लेकिन यहाँ पर भी प्रेरणा अपनी चाल चल देती है। वो प्रेम के सामने गिर जाती है या चोट लगने का नाटक करती है, जिससे अनुपमा और प्रेम का ध्यान राही से हटकर प्रेरणा पर चला जाता है। राही दूर खड़ी ये तमाशा देख रही होती है। उसे लगता है कि जिस लड़के पर उसने भरोसा किया, वो भी अब प्रेरणा के इर्द गिर्द घूम रहा है। मैं पूजा, आपको ये बता दूं कि ये सीन बहुत ही बारीकी से लिखा गया है, ताकि दर्शकों को राही की पीड़ा महसूस हो सके। राही को लगता है कि इस चौल में, इस परिवार में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। वो सोचती है कि मैं यहाँ अनचाही हूँ, मैं तो बस एक बोझ हूँ। रात के अंधेरे में राजनी और प्रेरणा छुप कर मिलती हैं और अपनी जीत का जश्न मनाती हैं। प्रेरणा अपनी माँ से कहती है कि देखना माँ, कल सुबह तक ये लड़की खुद ब खुद यहाँ से चली जाएगी और फिर अनुपमा पूरी तरह मेरी मुट्ठी में होगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अनुपमा की ममता पर शक करना उनकी सबसे बड़ी भूल है। हालांकि अभी के लिए राही का मन पूरी तरह टूट चुका है। वो अपने बैग में अपनी बचपन की कुछ चीजें और वो फोटो रखती है जिसमें वो अनुज और अनुपमा के साथ थी।
वो उस फोटो को देखकर रोती है और कहती है, सॉरी पापा, मैं माँ के साथ नहीं रह पाई क्योंकि उन्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है। ये इमोशनल ब्रेकडाउन किसी भी पत्थर दिल इंसान को रुला सकता है। ड्रामा क्वीन पूजा के इस विश्लेषण में ये साफ है कि राही का ये कदम सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि उसका टूटा हुआ स्वाभिमान है। वो नहीं चाहती कि उसे किसी की दया या तुलना का सामना करना पड़े। वो अपनी पुरानी आध्या वाली पहचान को वापस ओढ़ लेती है, अकेली और जिद्दी। राही की उस सूटकेस में सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि उसकी टूटी हुई उम्मीदें बंद थीं। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, राही का इरादा और भी पुख्ता होता जा रहा था। मैं पूजा, आपको बता दूं कि ड्रामा क्वीन पूजा के इस खास विश्लेषण में एक बहुत बड़ा खुलासा ये है कि प्रेरणा, जो कि ऊपर से सोती हुई दिख रही थी, असल में वो जाग रही थी और अपनी कनखियों से राही की हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। प्रेरणा जानती थी कि राही भावुक है और अभी अगर उसे थोड़ा और उकसा दिया जाए तो वो सुबह का इंतजार भी नहीं करेगी। और ठीक वैसा ही हुआ। जब राही पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली तो प्रेरणा दबे पांव उसके पीछे गई। रसोई के पास अंधेरे में प्रेरणा ने राही को रोक लिया। राही को लगा कि प्रेरणा उसे रोकने या मनाने आई है या शायद अनुपमा को जगा देगी, लेकिन प्रेरणा ने यहाँ एक बहुत ही घिनौना खेल खेला। उसने बहुत ही धीमी आवाज में, ताकि कोई और न सुन सके, राही से कहा कि उसे उसके जाने का बहुत दुख है, लेकिन शायद यही सबके लिए सही है। प्रेरणा ने यहाँ राही के जले पर नमक छिड़कते हुए कहा कि अभी थोड़ी देर पहले जब अनुपमा अपनी सहेलियों से फोन पर बात कर रही थी तो वो कह रही थी कि काश मेरे बेटी भी प्रेरणा जैसी समझदार होती तो मुझे इस उम्र में इतनी चिंता न करनी पड़ती। ये पूरी तरह से झूठ था। अनुपमा ने ऐसा कभी नहीं कहा था, लेकिन उस वक्त राही का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके दिल पर चोट लगी थी और प्रेरणा के ये शब्द उस चोट को नासूर बनाने के लिए काफी थे। राही ने प्रेरणा की आंखों में देखा और उसे लगा कि शायद यही सच है, क्योंकि माँ ने खुद सबके सामने प्रेरणा की तारीफ की थी। राही ने यहाँ एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे लगा कि अगर वो यहाँ रुकी तो रोज अपनी माँ की आंखों में अपने लिए निराशा देखेगी और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने फैसला किया कि वो अनुपमा पर बोझ बनकर नहीं रहेगी। वो वापस अपने कमरे में गई, अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ड्रामा तब शुरू होता है जब राही चौल के मुख्य दरवाजे की कुंडी खोल रही होती है। उस खामोश रात में लोहे के गेट की हल्की सी आवाज भी गूंज उठी। प्रेम कोठारी, जो शायद राही की चिंता में सो नहीं पाया था या छत पर टहल रहा था, उसने उस आवाज को सुन लिया। उसने ऊपर से देखा कि कोई बैग लेकर बाहर जा रहा है। प्रेम की धड़कनें रुक गईं। वो समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि राही है। वो पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागा। मैं पूजा, आपको ये बता दूं कि ये सीन बहुत ही इंटेंस होने वाला है। प्रेम दौड़कर गेट पर पहुंचता है और राही का हाथ पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि इतनी रात को वो कहाँ जा रही है और क्या वो पागल हो गई है। आमतौर पर राही प्रेम की बात सुन लेती, लेकिन आज उसके दिमाग में प्रेरणा और राजनी का भरा हुआ जहर था। राही ने प्रेम का हाथ झटक दिया और उससे कहा कि उसे अब किसी की झूठी सहानुभूति नहीं चाहिए। राही ने प्रेम पर भी आरोप लगा दिया कि वो भी तो प्रेरणा की ही तरफदारी कर रहा था। जब वो नाटक कर रही थी तो प्रेम ने उसे क्यों नहीं रोका। प्रेम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त स्थिति को समझ ही नहीं पाया था। राही ने प्रेम की आंखों में देखकर कहा कि तुम भी बदल गए हो, तुम्हें भी अब वही परफेक्ट लड़की चाहिए जो सबकी जी हुजूरी करे। मेरे जैसा मुंहफट और बदतमीज इंसान किसी को बर्दाश्त नहीं होता। प्रेम उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि वो गलत सोच रहा है, अनुपमा उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन राही सुनने के मूड में नहीं थी। तभी पीछे से प्रेरणा आ गई। उसने देखा कि प्रेम राही को रोक रहा है और उसका प्लान फेल हो सकता है। प्रेरणा ने तुरंत एक नई चाल चली। उसने जोर से खांसने या चक्कर आने का नाटक किया। प्रेम का ध्यान जैसे ही भटका, राही ने उस मौके का फायदा उठाया। उसने सोचा कि प्रेम की प्राथमिकता भी अब प्रेरणा ही है। राही ने अंधेरे का फायदा उठाया और गली के मोड़ पर गायब हो गई। प्रेम प्रेरणा को संभालने और राही के पीछे भागने के बीच फंस गया। जब तक वो गेट से बाहर निकला, राही जा चुकी थी। लेकिन ड्रामा क्वीन पूजा पर मेरा ये प्रेडिक्शन है कि राही का ये सफर आसान नहीं होने वाला है। वो गुस्से में घर से तो निकल गई, लेकिन बाहर की दुनिया में दिवाकर जैसे भेड़िए घात लगाए बैठे हैं। राही सड़क पर अकेली चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग में अनुपमा की बातें गूंज रही थीं। उसे हर तरफ अपनी माँ का चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो खुद को समझा रही थी कि उसे अब अपनी जिंदगी अकेले ही जीनी है, जैसा उसने अमेरिका में किया था। इधर चौल के अंदर अनुपमा अचानक नींद से जाग उठी। एक माँ का दिल उसे गवाही दे रहा था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसे घबराहट होने लगी, पसीना आने लगा।
वो उठी और पानी पीने के लिए लोटे की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके हाथ से लोटा छूटकर गिर गया। उस लोटे की आवाज से पूरा घर जाग गया। बा, तोशु और टिंजल सब बाहर आ गए। अनुपमा का पहला सवाल था, राही कहाँ है? उसकी नजर राही के बिस्तर पर पड़ी, जो खाली था। अनुपमा पागलों की तरह कमरे में भागी, बाथरूम चेक किया, छत पर गई, लेकिन राही कहीं नहीं थी। राजनी और प्रेरणा भी अपने कमरे से बाहर आए, नाटक करते हुए कि क्या हुआ है। जब अनुपमा को राही के कमरे में एक चिट्ठी या उसका फोन पड़ा मिला जो वो गुस्से में छोड़ गई थी, तो अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रेम भी तब तक वापस आ चुका था। उसका चेहरा बता रहा था कि वो हार गया है। प्रेम ने हाँफते हुए अनुपमा को बताया कि राही घर छोड़कर चली गई है। ये सुनते ही अनुपमा वहीं दरवाजे की चौखट पर बैठ गई। उसका वो बोल्ड स्टैंड एक पल में चकनाचूर हो गया। उसे लगा कि वो अपनी बेटी को दूसरी बार हार गई है, लेकिन राजनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लगा कि उसका रास्ता साफ हो गया है। गूंज रही थी। राही, जो अपने घरवालों के धोखे से टूटी हुई थी, अब उसे एक असली राक्षस का सामना करना पड़ रहा था। मैं पूजा, ड्रामा क्वीन पूजा की तरफ से आपको बता दूं कि राही ने यहाँ हिम्मत नहीं हारी। जब दिवाकर ने उसके करीब आने की कोशिश की और कहा कि बेचारी घर से निकाल दी गई, कोई बात नहीं, मेरे दिल का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, तो राही का पुराना आध्या वाला गुस्सा जाग उठा। उसने अपना सूटकेस दिवाकर के पैरों पर दे मारा और चिल्लाई, दूर रहो मुझसे, मैं अकेली हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। दिवाकर को उम्मीद नहीं थी कि एक डरी हुई लड़की पलटवार करेगी। उसे गुस्सा आ गया। उसने राही का हाथ मरोड़ दिया और उसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी की तरफ घसीटने लगा। राही ने चीखने की कोशिश की, मदद के लिए पुकारा, लेकिन रात के उस पहर सड़कों पर कोई नहीं था जो उसकी आवाज़ सुन सके। ये सीन इतना खौफनाक होगा कि दर्शकों की सांसें थम जाएंगी, क्योंकि राही यहाँ सिर्फ अपनी इज्जत नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। उधर कोठारी चौल में कोहराम मचा हुआ था। अनुपमा का रो रोकर बुरा हाल नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में अब एक अजीब सी सख्ती आ गई थी। जब राजनी ने फिर से वही पुरानी घिसी-पिटी बात कही कि अरे छोड़ो अनुपमा, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, थोड़ा गुस्सा ठंडा होगा तो वापस आ जाएगी, तब अनुपमा ने राजनी पर जो दहाड़ लगाई वो देखने लायक थी। अनुपमा ने साफ कह दिया, मेरी बेटी को अगर खरोंच भी आई तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगी, और मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अनुपमा की ये बात सुनकर राजनी और प्रेरणा दोनों सहम गए, लेकिन असली शक की सुई तब घूमी जब प्रेरणा ने गलती से बोल दिया, आंटी, शायद वो स्टेशन की तरफ गई होगी, मैंने उसे, मतलब मुझे लगता है। अनुपमा की छठी इंद्री तुरंत सतर्क हो गई। उसने प्रेरणा को घूर कर देखा और सोचा कि प्रेरणा को कैसे पता कि राही स्टेशन गई है? क्या उसने उसे जाते हुए देखा था? अगर देखा था तो रोका क्यों नहीं? अनुपमा ने वहीं सबके सामने प्रेम की कॉलर पकड़ ली और पूछा, तुम तो छत पर थे ना प्रेम, सच सच बताओ क्या हुआ था? प्रेम कोठारी, जो अब तक अपराधी महसूस कर रहा था, उसने सच उगल दिया। उसने बताया कि राही जब जा रही थी तो उसने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तभी प्रेरणा को चक्कर आ गया था और उसका ध्यान भटक गया। ये सुनते ही अनुपमा का शक यकीन में बदलने लगा। उसे समझ आ गया कि प्रेरणा का चक्कर आना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक साजिश थी। अनुपमा ने प्रेरणा की तरफ देखा, जिसकी नजरें अब झुक गई थीं, लेकिन अभी वक्त प्रेरणा से निपटने का नहीं, राही को ढूंढने का था। अनुपमा ने प्रेम से कहा, गाड़ी निकालो अभी। अनुपमा, प्रेम और तोशु तुरंत चौल से निकल पड़े। मैं पूजा, आपको बता दूं कि यहाँ एक बहुत ही इमोशनल सीन है। अनुपमा रास्ते भर बड़बड़ा रही है, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे पहचान नहीं पाई। वो हवाओं से बातें कर रही है। उसे लग रहा है कि राही उसे पुकार रही है। प्रेम गाड़ी को तूफानी रफ्तार से दौड़ा रहा है। उसे अपनी गलती सुधारने का बस यही एक मौका मिला है। वापस बस स्टॉप के सीन पर आते हैं। दिवाकर राही को गाड़ी की पिछली सीट पर धकेलने में कामयाब हो जाता है। राही ने पूरी ताकत लगाई, दिवाकर के हाथ पर काट लिया, लेकिन दिवाकर ने उसके सिर को गाड़ी के दरवाजे से टकरा दिया। राही को हल्की बेहोशी छाने लगी। दिवाकर ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया, लेकिन जाते जाते राही का एक जूता और उसका वो ब्रेसलेट, जो शायद प्रेम या अनुपमा ने दिया हो, वहीं सड़क पर गिर गया। जब तक अनुपमा और प्रेम वहां पहुंचते, वहां सिर्फ धूल उड़ रही थी। प्रेम ने गाड़ी रोकी और पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। राही, राही की आवाजें गूंजने लगी। तभी अनुपमा की नजर सड़क पर चमकती हुई चीज पर गई। वो दौड़कर वहां गई और उस ब्रेसलेट को उठा लिया। उसे देखते ही अनुपमा की चीख निकल गई। ये ब्रेसलेट खून से सना हुआ नहीं था, लेकिन टूटा हुआ था, जो ये बताने के लिए काफी था कि राही अपनी मर्जी से नहीं गई, उसे ले जाया गया है।
ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों, यहाँ से शो का टोन पूरी तरह बदल जाएगा। अनुपमा अब एक माँ नहीं, एक डिटेक्टिव बन जाएगी। उसने जमीन पर देखा, वहाँ गाड़ी के टायरों के ताज़े निशान थे जो मिट्टी में छप गए थे। अनुपमा ने प्रेम को वो निशान दिखाए और कहा, पीछा करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। प्रेम ने टायर के निशानों की दिशा में गाड़ी घुमा दी। दूसरी तरफ दिवाकर गाड़ी में बेहोश पड़ी राही को देखकर खुश हो रहा था। वो अपने किसी पुराने अड्डे या गोदाम की तरफ जा रहा था। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, काम हो गया, लड़की मेरे पास है। अब अनुपमा के पेपर्स पर साइन भी होंगे और ये लड़की मेरी भी होगी। क्या वो फोन पर राजनी से बात कर रहा था? ये अभी साफ नहीं है, लेकिन राजनी के चेहरे पर चौल में जो सुकून था वो इसी ओर इशारा कर रहा था। लेकिन दिवाकर को ये नहीं पता कि जिस शेरनी के बच्चे को उसने चुराया है, वो शेरनी अब शिकार पर निकल चुकी है। रास्ते में प्रेम को याद आया कि उसने राही के फ़ोन में एक ट्रैकर ऐप डाला था सुरक्षा के लिए, जब वे अमेरिका में थे। उसने कांपने हाथों से अपना फ़ोन चेक किया। सिग्नल कमज़ोर थे, लेकिन एक लोकेशन ब्लिंक कर रही थी, शहर के बाहर का पुराना इंडस्ट्रियल एरिया। प्रेम चिल्लाया, माँ, लोकेशन मिल गई। अनुपमा की आंखों में आंसू सूख गए थे, अब वहाँ सिर्फ आग थी। उसने कहा, तो फिर रुको मत प्रेम, आज अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं भगवान को भी माफ़ नहीं करूँगी। ये चेस सीक्वेंस बहुत ही रोमांचक होने वाला है। एक तरफ दिवाकर अपनी मंजिल के करीब है और दूसरी तरफ अनुपमा मौत बनकर उसके पीछे आ रही है। क्या अनुपमा समय पर पहुंच पाएगी या राही को होश आने पर कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा खुद को बचाने के लिए? ये सब हम देखेंगे अगले और सबसे धमाकेदार हिस्से में। शहर से दूर उस वीरान इंडस्ट्रियल इलाके में जहां हवा भी डरते हुए गुजरती है, दिवाकर की गाड़ी एक पुराने बंद पड़े सीमेंट गोदाम के सामने रुकती है। मैं पूजा, आपको बता दूं कि ये वही जगह है जहां दिवाकर ने अपनी काली दुनिया बसा रखी थी। वो बेहोश राही को कंधे पर उठाकर अंदर ले जाता है और उसे एक पुराने जंग लगे लोहे के खंभे से बांधने की कोशिश करता है। लेकिन तभी राही को होश आने लगता है। सिर में तेज दर्द और धुंधली नजर के बावजूद राही को स्थिति को समझने में एक पल भी नहीं लगता। वो समझ जाती है कि ये उसका अंत नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा है। जैसे ही दिवाकर उसके हाथ बांधने के लिए झुकता है, राही अपनी पूरी ताकत बटोरकर उसे एक जोरदार धक्का देती है। दिवाकर लड़खड़ाकर पीछे गिरता है। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों, यहाँ हमें राही का वो आध्या वाला रूप देखने को मिलेगा जो डरता नहीं बल्कि डराता है। राही चिल्लाती है, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, वरना मेरे पापा और मेरी माँ तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। राही के मुंह से माँ शब्द निकलना ये साबित करता है कि चाहे वो कितना भी नाराज हो, संकट के समय उसे अपनी मां अनुपमा पर ही सबसे ज्यादा भरोसा है। दिवाकर, जो अब तक खुद को शिकारी समझ रहा था, राही के इस तेवर से बौखला जाता है। वो गुस्से में एक लोहे की रॉड उठा लेता है और कहता है, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी मां पर, आज देखता हूं कौन बचाने आता है। वो राही की तरफ बढ़ता है और राही अपनी आंखें बंद कर लेती है, मौत को सामने देखकर। ठीक उसी पल गोदाम का भारी भरकम शटर एक जोरदार धमाके के साथ हिलता है। बाहर से किसी ने गाड़ी सीधा शटर में दे मारी है। धुएं और धूल छटते ही वहां दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक प्रेम की और दूसरी साक्षात दुर्गा का रूप धारण किए हुए अनुपमा की। अनुपमा की आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। उसने दिवाकर को ललकारा नहीं, बस एक ऐसी नजर से देखा कि दिवाकर के हाथ से रॉड छूटकर गिर गई। मैं पूजा, इस सीन को बयान करते हुए खुद कांप रही हूं, क्योंकि एक मां का क्रोध दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ा होता है। प्रेम कोठारी, जिसके अंदर राही को खोने का डर और अपनी गलती का पछतावा भरा हुआ था, वो किसी भूखे शेर की तरह दिवाकर पर टूट पड़ता है। ये लड़ाई बराबरी की नहीं थी, ये एक तरफा थी, क्योंकि प्रेम के हर मुक्के में राही के आंसुओं का हिसाब था। दिवाकर को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। वो जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोदाम के दूसरी दरवाजे पर अनुपमा खड़ी होती है, हाथ में वही रॉड जो दिवाकर में गिराई थी। अनुपमा दिवाकर के करीब जाती है और कहती है, मैंने तुझे चेतावनी दी थी दिवाकर कि मेरी बेटी से दूर रहना। तूने एक माँ की चेतावनी को हल्का समझकर अपनी मौत को दावत दी है। अनुपमा का ये रौद्र रूप देखकर राही, जो अब तक सहमी हुई थी, उसे यकीन हो जाता है कि उसकी माँ उसे कभी नहीं छोड़ सकती थी। वो सब बस एक गलतफहमी थी। दिवाकर को अधमरा करने के बाद प्रेम दौड़कर राही के पास जाता है और उसके हाथ पैर खोलता है। राही के खुलते ही वो सीधा अपनी माँ की तरफ देखती है। अनुपमा अपने हाथ फैलाती है और राही दौड़कर अनुपमा के गले लग जाती है। वहाँ उस गोदाम में सिर्फ उन दोनों के रोने की आवाज़ गूंजती है। राही फूट फूट कर रोते हुए कहती है, माँ, मुझे लगा आप
आप मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे लगा आपने मुझे रिप्लेस कर दिया। अनुपमा उसकी पीठ सहलाते हुए कहती है, पागल लड़की, जान रिप्लेस हो सकती है पर संतान नहीं। तू मेरी जान थी, है और रहेगी। ये मिलन इतना भावुक होगा कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्रेम दूर खड़ा ये देख रहा होता है, उसकी आंखों में भी नमी होती है, लेकिन साथ ही एक सुकून भी कि राही सुरक्षित है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली क्लाइमैक्स तो अब बाकी है। जब पुलिस दिवाकर को हथकड़ी लगा रही होती है तो अनुपमा दिवाकर के पास जाती है और उससे एक आखिरी सवाल पूछती है, तुझे कैसे पता चला कि राही घर छोड़कर जा रही है? तू ठीक उसी वक्त बस स्टॉप पर कैसे पहुंचा? दिवाकर पहले तो चुप रहता है, लेकिन जब पुलिस का डंडा पड़ता है तो वो सच उगल देता है। वो बताता है कि मुझे चौल से ही खबर मिली थी, एक लड़की ने मुझे मैसेज किया था कि आज रात रास्ता साफ है, काम तमाम कर दो। अनुपमा के दिमाग में बिजली कौंध जाती है। वो समझ जाती है कि वो लड़की कोई और नहीं, प्रेरणा है। अनुपमा के चेहरे पर अब दुख की जगह एक खतरनाक शांति छा जाती है। वो राही और प्रेम की तरफ मुड़ती है और कहती है, चलो घर, आज चौल में एक और सफाई होनी बाकी है, कचरा बाहर फेंकना है। वापसी का सफर खामोश लेकिन तनावपूर्ण होता है। गाड़ी में बैठी राही अब अनुपमा का हाथ कसकर पकड़े हुए है, जैसे वो दोबारा उसे खोने से डर रही हो। अनुपमा की नजरें सड़क पर टिकी हैं, लेकिन उसका दिमाग चौल में चल रही परीक्षाओं को बुन रहा है। उधर चौल में राजनी और प्रेरणा को लग रहा है कि उनका काम हो गया है। वो सोच रहे हैं कि राही गायब हो गई है और अनुपमा अब टूट जाएगी, जिससे चौल पर कब्जा करना आसान होगा। वो सुबह की चाय की चुस्की ले रहे होते हैं, बेखबर कि एक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। ड्रामा क्वीन पूजा पर मेरा ये प्रिडिक्शन है कि जब अनुपमा की गाड़ी चौल के गेट पर रुकेगी तो वो मंजर देखने लायक होगा। अनुपमा गाड़ी से नहीं उतरेगी, वो न्याय बनकर उतरेगी। जैसे ही अनुपमा, राही और प्रेम चौल में दाखिल होते हैं, राजनी के हाथ से चाय का कप गिर जाता है। राही को सही सलामत देखकर प्रेरणा का चेहरा पीला पड़ जाता है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। चौल के बाकी लोग भी जमा हो जाते हैं। अनुपमा प्रेरणा के पास जाती है। प्रेरणा हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करती है। आंटी, राही मिल गई, भगवान का शुक्र है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाती, एक जोरदार तमाचे की आवाज़ पूरे चौल में गूंज उठती है। अनुपमा ने सबके सामने, जी हाँ, पूरे मोहल्ले के सामने प्रेरणा के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया है। ये थप्पड़ सिर्फ गुस्से का नहीं, बल्कि विश्वासघात का जवाब है। अनुपमा चिल्लाती है, नाटक बंद करो प्रेरणा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। दिवाकर ने सब उगल दिया है। इसके बाद जो होगा वो इस कहानी का सबसे बड़ा पर्दाफाश होगा। क्या अनुपमा राजनी और प्रेरणा को जेल भेजेगी, या राजनी कोई नई चाल चलकर खुद को बचा लेगी? और राही, जिसे अब पता चल गया है कि प्रेम बेकसूर था, वो प्रेम से नजरें कैसे मिलाएगी? दोस्तों, अनुपमा ने प्रेरणा को थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन राजनी अभी भी अपना आखिरी पत्ता फेंकना बाकी है। वो कहेगी, सबूत क्या है तुम्हारे पास? और तब अनुपमा अपनी जेब से दिवाकर का वो फ़ोन निकालेगी जो उसने पुलिस से सबूत के तौर पर लिया था। उस फ़ोन में प्रेरणा के भेजे हुए मैसेज हैं। ये देखकर राजनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दिवाकर का फ़ोन अनुपमा के हाथ में देखकर राजनी के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगीं, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने चिल्लाकर कहा, ये झूठ है, ये फ़ोन दिवाकर का है, वो कुछ भी टाइप कर सकता है, मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। मैं पूजा, ड्रामा क्वीन पूजा की तरफ से आपको बता दूं कि यहाँ अनुपमा ने जो किया वो राजनी की बोलती बंद करने के लिए काफ़ी था। अनुपमा ने फ़ोन का स्पीकर ऑन किया और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। ये रिकॉर्डिंग दिवाकर ने अपनी सुरक्षा यानी इंश्योरेंस के लिए कर रखी थी। सन्नाटे से भरे चौल में प्रेरणा की आवाज़ गूंज उठी। माँ ने कहा है कि आज रात राही को गायब कर दो, उसके बाद अनुपमा टूट जाएगी और पेपर्स पर साइन कर देगी। इस एक ऑडियो ने सारे झूठ के पर्दे गिरा दिए। प्रेरणा, जो अब तक बचने की उम्मीद कर रही थी, वो घबराहट में रोने लगी और अपनी ही माँ की तरस उंगली उठा दी। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, ये सब माँ का प्लान था, मुझे तो बस एक मोहरा बनाया गया था। एक बेटी का अपनी माँ के खिलाफ गवाही देना, ये नज़ारा देखकर चौल के लोग सन्न रह गए। राजिनी गुस्से में प्रेरणा को मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन अनुपमा बीच में आकर उसका हाथ हवा में ही रोक लेती है। अनुपमा की आंखों में जो आग थी, उसने राजिनी को जलाकर राख कर दिया। अनुपमा ने कहा, एक माँ अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ती है और तूने अपनी ही बेटी को दुनिया के सामने अपराधी बना दिया। थू है तेरी ममता पर। इसी बीच पुलिस जीप वहां पहुंच जाती है। दिवाकर के बयान और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस इंस्पेक्टर राजनी और प्रेरणा दोनों को हथकड़ी पहना देते हैं। जाते जाते राजनी अनुपमा को श्राप देती है, तू कभी खुश नहीं रहेगी अनुपमा। लेकिन अनुपमा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जब तक मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरी खुशियाँ कोई नहीं छीन सकता।
ले जाओ इसे। जब पुलिस की गाड़ी उन्हें लेकर गई तो चौल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बुराई हार गई थी और अच्छाई की जीत हुई थी। भीड़ के छटने के बाद अब वक्त था उस इमोशनल मिलन का जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। राही जो अब तक सहमी हुई खड़ी थी, वो धीरे धीरे प्रेम की तरफ बढ़ी। प्रेम के चेहरे पर चोट के निशान थे, शर्ट फटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ राही के लिए फिक्र थी। राही ने कांपते हाथों से प्रेम के जख्म को छूने की कोशिश की और पूछा, बहुत दर्द हो रहा है? प्रेम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हें खो देने के दर्द से कम है। ये डायलॉग सुनकर राही अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने हाथ जोड़कर प्रेम से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो प्रेम, मैंने गुस्से में तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया। मैं गलत थी, बहुत गलत। प्रेम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, माफ़ी मत मांगो, बस वादा करो कि अगली बार भरोसा करने से पहले एक बार मेरी बात सुनोगी। राही ने सिर हिलाया। उन दोनों के बीच की गलतफहमियों की दीवार गिर चुकी थी और वहां मौजूद अनुपमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे उसकी पुरानी बेटी और एक नया बेटा यानी प्रेम दोनों मिल गए थे। शाम को चौल में जश्न का माहौल था। सबने मिलकर हल्दी कुमकुम की रस्म पूरी की, लेकिन इस बार बिना किसी साजिश के। अनुपमा ने अपने हाथों से राही और प्रेम को मिठाई खिलाई। लेकिन दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा का काम आपको सिर्फ हैप्पी एंडिंग दिखाना नहीं, बल्कि आने वाले बड़े ट्विस्ट से आगाह करना भी है। एपिसोड के आखिरी सीन में जब सब खुशियां मना रहे होते हैं और अनुपमा भगवान के मंदिर में दिया जला रही होती है, तभी चौल के गेट पर एक पोस्टमैन आता है। वो अनुपमा के नाम एक बड़ा सा पीला लिफाफा देता है। अनुपमा हैरान होती है कि इतनी रात को कोरियर कौन भेजेगा। वो लिफाफा खोलती है। उसके अंदर से चौल के ओरिजिनल पेपर्स निकलते हैं और साथ में बैंक का एक लेटर जिस पर लिखा होता है कि इस चौल का सारा बकाया कर्ज चुका दिया गया है। अब ये जमीन कानूनी रूप से आपकी है। अनुपमा के हाथ कांपने लगते हैं। इतना बड़ा कर्ज किसने चुकाया? राजनी और बिल्डर का किस्सा तो खत्म हो चुका था। तभी उसकी नज़र लिफाफे के अंदर रखे एक छोटे से हस्तलिखित नोट पर पड़ती है। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, तुम्हारी मुस्कान के लिए तो मैं पूरी दुनिया खरीद लूं। ये चौल क्या चीज़ है? अपनी सारथी पर भरोसा रखना। उस लिखावट को देखते ही अनुपमा की धड़कनें रुक जाती हैं। उसकी जुबान से सिर्फ एक नाम निकलता है, अनुज। स्क्रीन पर अनुपमा का हैरान और भावुक चेहरा जूम होता है और बैकग्राउंड में अनुपमा का टाइटल ट्रैक बजना शुरू हो जाता है। कैमरा धीरे धीरे उस नोट पर फोकस करता है जहां नीचे एक छोटा सा साइन बना होता है, AK। क्या अनुज कपाड़िया वापस आ गया है? क्या वो छुपकर अनुपमा की मदद कर रहा था, या ये प्रेम कोठारी का कोई कनेक्शन है अनुज के साथ? शो यहीं पर एक सस्पेंस भरे नोट के साथ खत्म होता है, दर्शकों को हजारों सवालों के साथ छोड़कर। तो दोस्तों, ये थी राही के घर छोड़ने और प्रेरणा के पर्दाफाश की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या अगले एपिसोड में हम अनुज और अनुपमा का महामिलन देखेंगे या कोई नई मुसीबत दस्तक देने वाली है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये स्क्रिप्ट मैंने पूजा ने खास आपके लिए तैयार की है ताकि आप जान सकें कि ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है, बस उसका रूप बदल गया है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और सीरियल देखते रहिए। टाटा।